वीडियो से हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 8 जो है कंट्रोलिंग, इसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर छोटा है, काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बोला था कि एक लेक्चर में ख़त्म करो, पर 2 लेक्चर तो मिनिमम लग ही जाएंगे। तो आज पहले लेक्चर में हम मीनिंग, नेचर और इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ये कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या है कंट्रोलिंग का वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लो क्या लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन है। ओके, इट इज कंसर्न्ड विद टेकिंग नेसेसरी मेजर्स और प्रिवेंटिव एक्शंस टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो भी नेसेसरी मेजर्स लेने हैं, जो भी प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं, उसी को कंट्रोलिंग बोलते हैं। ओके, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। तो क्या होता है कंट्रोलिंग में, एक्चुअली क्या होता है कि एक देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले क्या होता है, एक प्लान बनता है और प्लान के बाद उस प्लान की एग्जीक्यूशन होती है और उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, तो जब आप रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं तब आप उसको प्लान से कंपेयर करके देखिए कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा रिजल्ट्स मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या कारण रह गए, और उन कारणों की फिर स्टडी करके उनको ठीक करना ताकि जैसे प्लान हुए थे वैसे ही रिजल्ट्स मिले। तो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्लान और रिजल्ट्स में जो भी डिफरेंस होता है उसका कारण निकालना, उसको कंपेयर करके देखना कि किस कारण से रिजल्ट्स जो हैं वो प्लान से अलग हो रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान जो फंक्शन रखती है उसी को कंट्रोलिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन का कुछ अलग अलग ऑथर्स ने डेफिनेशन दिया है। आप एक काम करना, ये वाला डेफिनेशन जो है रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन, ये वाला डेफिनेशन जो है बिल्कुल इजी लग रहा है मुझे। हो सके, अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो इसको रट लेना और आंसर्स में कोट करने की कोशिश करना अगर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो ज़्यादा केस स्टडीज ही आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। तो कंट्रोलिंग जो है, एक चीज़ समझ लो कि हमने देखा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा 5 फंक्शंस का जो है वो सीक्वेंस था। लेकिन कंट्रोलिंग उसमें अंत में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है उसके बाद फिर से मैनेजमेंट का साइकिल पहिया जो है वो घूमने लगता है और प्लानिंग फिर से शुरू हो जाती है। ये कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। मान लो कि मैंने जैसे आपको बताया कि प्लान और जो है रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स, इसमें जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को स्टडी करता है कंट्रोलिंग फंक्शन। तो देखो, प्लान में मान लो आपने तय किया था कि 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और रिजल्ट्स में आपने देखा कि 90 यूनिट ही बने। तो फिर आप जब इसका डिफरेंस एनालाइज करेंगे कि ये 10 यूनिट कम क्यों बना, तो फिर आपको कुछ रीजंस पता चलेंगे कि 10 यूनिट कम क्यों बने। अब ये 10 यूनिट जो कम बने हैं उसको फिर से ठीक करने के लिए, मतलब 100 यूनिट्स में लाने के लिए आपको फिर से कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे ताकि रिजल्ट्स जो हैं वो प्लान के हिसाब से ही आए। मतलब कंट्रोलिंग फंक्शन के बाद जब आपके प्लान्ड और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस आता है तो फिर से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि उस डिफरेंस को कैसे मिटाएं। तो चक्का जो है वो फिर से चल चुका होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो इसी तरह मैनेजमेंट का जो पहिया है वो घूमता रहता है। तो कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन नहीं है बल्कि फिर से प्लानिंग करने का एक जरिया है। ओके, और कंट्रोलिंग का स्कोप देखो, कंट्रोलिंग जो है बहुत वाइड है स्कोप में, क्योंकि ये सिर्फ एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर ही नहीं करता। यहाँ पर हम 100 यूनिट्स को 90 यूनिट्स के साथ सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग इसका कारण भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों 10 यूनिट कम बने, और फिर प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी हम सोचते हैं कि क्या करेंगे तो ये फिर 10 यूनिट कम नहीं होगा, हमारा प्लान के हिसाब से 100 यूनिट ही प्रोडक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पर यही एग्जांपल दिया हुआ है कि प्लान यूनिट 1000 यूनिट है और एक्चुअल यूनिट अगर 800 यूनिट है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है विल लुक फॉर रीजंस कि क्यों 200 यूनिट कम प्रोडक्शन हुआ। अगर रीजन में मान लो फॉल्ट इन मशीनरी है या इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स है तो फिर करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। अगर फॉल्ट इन मशीनरी है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला जाएगा कि मशीनरी को रेगुलर चेक करो। ठीक है, और अगर इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स है तो वर्कर्स को जो है ट्रेनिंग वगैरह में भेजा जाएगा ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और प्लान्ड आउटपुट जो यहाँ पर 1000 यूनिट्स का था वैसा ही एक्चुअल आउटपुट भी मिल सके, ना कि 800 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो कंट्रोलिंग फंक्शन का तो ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया। अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं। तो पहला है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और दूसरा है ऑपरेशनल कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो है उससे
हम ये चेक करते हैं कि जो भी स्ट्रैटेजीज और प्लान्स हमने बनाए हैं वो सही है कि नहीं, और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो डेविएशन आया है वो क्या स्ट्रैटेजीज और प्लान्स में गड़बड़ी के कारण ही आया है। अब मान लो कि एक बंदा है वर्कर, इसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है, अगर आप कितना भी एफिशिएंट क्यों ना हो, 20 यूनिट से ज़्यादा ये एक दिन में नहीं बना सकता, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग के बस की बात ही नहीं है 20 यूनिट से बनाना, पर मैनेजमेंट ने अपने प्लान या स्ट्रैटेजीज में 25 यूनिट का टारगेट रख दिया, ठीक है। तो मैनेजमेंट देख रही है कि कोई भी वर्कर जो है 25 यूनिट नहीं बना पा रहा है, कोई 18 बना रहा है, कोई 19 बना रहा है, कोई बहुत मेहनत करके 20 बना ले रहा है, कोई 17 भी बना रहा है, लेकिन 25 यूनिट तो कोई बना ही नहीं पा रहा है, या 20 से ज़्यादा कोई बना ही नहीं पा रहा है। जो बहुत मेहनती है वो भी सिर्फ 20 यूनिट ही बना पा रहा है। तब फिर मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, हमने जो सेट किया था 25 यूनिट का, वही गलत था, तो हमको स्ट्रैटेजी को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने 20 यूनिट का टारगेट जो है वो एम्प्लॉयज़ अचीव कर पा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने सिर्फ 15 यूनिट का ही टारगेट बनाया था। तो फिर मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी में यहाँ भी गलती है, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको लगा कि एक एम्प्लॉय मेहनत करके 15 ही बना पाएगा, पर किसी एम्प्लॉय ने 20 बना दिया। तो फिर अब वो क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करके प्लान में इसको 15 काट के 20 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो 20 यूनिट बना सकता है। तो यही चीज़ है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब दूसरा आ जाता है ऑपरेशनल कंट्रोल। तो प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में कभी कभी ऑपरेशंस की गलती के कारण भी डिफरेंस हो जाता है। ऑपरेशंस की गलती मतलब जो काम हो रहा है उस काम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एक्शंस में कुछ फॉल्ट है या एक्टिविटीज़ में कुछ फॉल्ट है, तो उस फॉल्ट को निकालने के लिए या उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो भी कंट्रोल आप एक्सरसाइज करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ऑपरेशनल कंट्रोल बोलते हैं। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में क्या हो रहा है कि आपको देखना पड़ रहा है कि क्या प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस जो है वो मेरी प्लानिंग की या स्ट्रैटेजी की फॉल्ट के कारण है। अगर वो प्लानिंग या स्ट्रैटेजी की फॉल्ट के कारण है तो अपने प्लान या स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना पड़ेगा। और ऑपरेशनल कंट्रोल में देखना पड़ रहा है कि क्या प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस जो है वो फॉल्ट इन एक्शंस, या तो वर्कर्स की इनएफिशिएंसी या मशीन्स की इनएफिशिएंसी के कारण हो रहा है। अगर हो रहा है तो कैसे इसको ठीक किया जाए, वो ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो उससे डील करता है। अब कंट्रोलिंग का जो है नेचर देख लेते हैं। कंट्रोलिंग जो फंक्शन है उसका नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, अगर फीचर्स भी आपसे पूछे कभी एग्जाम में तो भी ये नेचर ही होगा, ठीक है। नेचर और फीचर्स जो है वो सेम होते हैं। तो सबसे पहला क्या है देख लो, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। तो कंट्रोलिंग फंक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको गोल अचीव करना है। अब हमने किसी प्लान को क्यों बनाया, आप अपने लाइफ में प्लान्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि उस प्लान की मदद से आप किसी निर्धारित गोल को अचीव करना चाहते हैं। जैसे आपके लाइफ का अभी जो गोल है वो है क्लास 12 के एग्जाम को अच्छे से पास करना, तो उसके लिए आप अपना पढ़ाई कैसे करेंगे उसके लिए प्लान्स बना रहे हैं। तो प्लान्स आप इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में एक गोल है जिसको अचीव करना है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी सारे गोल्स होते हैं, प्रॉफिट होता है, प्रोडक्शन का टारगेट होता है, ये वो काफ़ी सारे गोल्स होते हैं। और वो गोल ताकि प्लान के हिसाब से ही अचीव हो जाए, इसके लिए कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही कंट्रोलिंग होती है और बाकी लेवल्स पे कंट्रोलिंग नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। कंट्रोलिंग फंक्शन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे होता है, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, ठीक है, तभी जाके गोल्स जो है वो अचीव हो पाएंगे। टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को कंट्रोल करता है, मिडिल लेवल जो है वो अपने ऑपरेशनल लेवल को या लोअर लेवल को कंट्रोल करता है, और लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स हैं वो अपने नीचे जो ऑपरेटर्स और दूसरे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनको कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। अब ये क्या कहना चाहता है, कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग और साथ साथ फॉरवर्ड लुकिंग भी है। बैकवर्ड लुकिंग मतलब क्या, अब देखो कंट्रोलिंग जो है उसमें मैंने आपको बताया कि हम प्लान के साथ एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं। अब एक्चुअल रिजल्ट्स मतलब जो रिजल्ट्स हमको ऑलरेडी मिल चुके, यानी कि हिस्ट्री, ओके, हिस्ट्री यानी कि जो पास्ट में बीत चुका है। एक्चुअल रिजल्ट्स मतलब ये हमने अचीव कर लिया है तो ये पास्ट में बीत चुका है। तो प्लान को एक्चुअल से कंपेयर करते समय आप हिस्ट्री के फिगर्स देख रहे हैं, यानी कि आप पुराने फिगर्स देख रहे हैं जो टारगेट्स हमने अचीव किए हैं या जो प्रोडक्शन हमने अचीव की है वो। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग बोल रहा है। अब जब आप
प्लान के साथ एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, हिस्टोरिकल फिगर्स को देख रहे हैं, बैकवर्ड लुकिंग कर रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है कि 10 यूनिट का डेविएशन है। अब इस 10 यूनिट के डेविएशन को रेक्टिफाई करने के लिए आप कुछ मेजर्स ले रहे हैं, आप इसका रीजंस निकाल रहे हैं कि किस रीजन से ये 10 यूनिट जो है ये आपका कम आया। इसके लिए भी आपको पीछे देखना पड़ता है कि पीछे पास्ट में हमसे क्या क्या गलतियां हुई, कहाँ कहाँ पर हम अपने प्लान के हिसाब से नहीं चल पाए कि हमारा 10 यूनिट कम प्रोडक्शन हुआ, तो वो बैकवर्ड लुकिंग है। और अब आप इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे ताकि आपके प्लान के हिसाब से ही एक्चुअल प्रोडक्शन हो, उसके लिए आप कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं, तो ये हो गया फॉरवर्ड लुकिंग पार्ट। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का दो पार्ट हो गया, एक बैकवर्ड लुकिंग पार्ट और एक फॉरवर्ड लुकिंग पार्ट। तो बैकवर्ड लुकिंग पार्ट में हम हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, एक्चुअल आउटपुट क्या रही, और उसको हम पुराने प्लान्स के साथ कंपेयर करते हैं कि प्लान्स के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस रह गया, तो वो बैकवर्ड लुकिंग का हो गया। और जब आपको डिफरेंस पता चल गया तब फिर आप उस डिफरेंस के कारण को एनालाइज करके उसको ठीक कैसे करें ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो, उसके बारे में जब आप डिस्कस करते हैं, उसके लिए आप जो डिसीजंस लेते हैं, तो वो हो गया फॉरवर्ड लुकिंग पार्ट। ठीक है, तो कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है। इसके बाद चौथा पॉइंट है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स की अचीवमेंट हो रही है, प्लानिंग चल रही है, तब तक कंट्रोलिंग भी साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि जब तक कंट्रोलिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक आपके गोल्स कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आपने थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया या कंट्रोल जो है वो हटा लिया, तो आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो सही तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से काम करना बंद कर देंगे। ओके, तो कंट्रोलिंग जो है ये फंक्शन हमेशा करते रहना पड़ता है आपको। अच्छा, अब देखो आगे जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, वैसे आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं ताकि मैं ये तीनों को कम से कम टाइम में कवर कर सकूं इंपॉर्टेंस तक। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कंट्रोलिंग फंक्शन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंट्रोलिंग के अब प्लान्स तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे अच्छे एयर कंडीशन रूम में बैठ के मैनेजर्स लोग बना लेते हैं, लेकिन इन प्लान्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है कंट्रोलिंग। बिना कंट्रोलिंग के अपने एम्प्लॉयज़ को अगर आप कंट्रोल्ड मैनर में, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में काम नहीं करवाओगे और उस पर नज़र नहीं रखोगे, तो फिर आपके प्लान्स जो हैं वो कभी रियलिटी में नहीं बदलेंगे और आपके कभी गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो इसीलिए कंट्रोलिंग की मदद से ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो प्लान में आपने स्टैंडर्ड रखा कि 20 यूनिट्स पर डे एक वर्कर बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में आपने देखा कि वर्कर जो है 15 यूनिट से ज़्यादा नहीं बना पा रहा है। कोई भी वर्कर चाहे कितना भी मेहनती हो, वो 15 यूनिट ही मैक्सिमम बना पा रहा है। तब आपको कंट्रोलिंग फंक्शन से पता चल जाएगा कि ये जो प्लान में आपने स्टैंडर्ड सेट किया था 20 यूनिट का, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, ये गलत है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में आपने देखा कि किसी वर्कर ने 25 यूनिट भी बना लिया और वो भी बेहतरीन क्वालिटी का, ऐसा नहीं कि डैमेज क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का 25 यूनिट बना लिया। तब भी आपको पता चलेगा कि प्लान में जो 20 यूनिट आपने स्टैंडर्ड सेट किया था वो कम था, एक्चुअली आपको 25 यूनिट स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए था। तो कंट्रोलिंग के फंक्शन से ही आपको पता चलता है कि प्लान्स में जो भी स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए हैं वो सही है कि नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब कंट्रोलिंग फंक्शन अगर रहेगा तो एम्प्लॉयज़ आपके अंडर जो हैं वो एक डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगे, एक राइट ट्रैक पे काम करेंगे, और राइट ट्रैक से काम करने से क्या होगा कि वेस्टेज वगैरह नहीं होगी और आपके बिजनेस में जो रिसोर्सेज यूज़ करके प्रोडक्शन वगैरह हो रही है उन रिसोर्सेज का बिल्कुल एफिशिएंट यूज़ होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब क्या होता है कि कंट्रोल सिस्टम में आप जो है अपने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस को हमेशा जज करते रहते हो, चेक करते रहते हो, और कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो एम्प्लॉयज़ के गुड परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को जो है रिवार्ड भी देती हैं, अप्रेज करती हैं। ठीक है, मान लो कि कोई कंपनी है जिसने 20 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन टारगेट सेट कर रखा है और कोई एम्प्लॉय अगर 21 यूनिट बना देता है तो उसको इस एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए ज़्यादा वेजेस दिए जाते हैं, या ऐसा कोई रिवार्ड सिस्टम सेट करके रखा है। तो इसके कारण एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट भी हो जाता है
और कंट्रोलिंग के दौरान जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा गाइड करता रहता है, ठीक है, ताकि वो गोल को अचीव कर पाएँ, टारगेट्स को अचीव कर पाएँ। तो इस गाइड करने के दौरान एम्प्लॉयज़ के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैनेजर कोशिश करता है कि उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सके। तो ये जो है एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स के बीच एक फ्री कम्युनिकेशन का जरिया बनता है, ठीक है। कंट्रोलिंग के द्वारा जो है मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से और एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर से फ्रीली कम्युनिकेट कर पाता है, और इस कम्युनिकेशन के कारण एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होते हैं ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके, ठीक है। पांचवा पॉइंट है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब कंट्रोल अगर कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्ट रहेगा तो वहां पर डिसिप्लिन एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो पाएगा, और एम्प्लॉयज़ भी अपना काम जो है वो अच्छी तरीके से करेंगे, एक डिसिप्लिन्ड वर्क में करेंगे। तो वहां पर वर्क एनवायरनमेंट में केओस नहीं रहेगा और सब लोग शांति से अपना काम जो है सीरियसली करते रहेंगे। ओके, छठा पॉइंट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब कंट्रोलिंग हम क्यों करते हैं? कंट्रोलिंग इसीलिए करते हैं ताकि प्लान्स के हिसाब से ही एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो चलता रहे। कंट्रोलिंग में हम यही देखते हैं कि हमारे अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है, क्या वो प्लान्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब आप प्लान्स के हिसाब से काम करोगे या अपने एम्प्लॉयज़ पर ऐसा कंट्रोल आप रखोगे कि वो प्लान्स के हिसाब से काम कर रहे हो, तो प्लान्स में क्या होता है, जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्शन है, परचेज है, प्रोडक्शन है और सेल्स है, ठीक है। तो जब आप प्लान बनाओगे तब आप ऐसे प्लान्स डिजाइन करोगे कि तीनों डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन में चल सके, ताल से ताल मिलाकर एक साथ चल सके। तो अगर आप इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन करोगे तभी आपके प्लान के मुताबिक तीनों डिपार्टमेंट जो हैं वो इफेक्टिवली लय से लय मिलाकर या ताल से ताल मिलाकर कोऑर्डिनेशन में, हार्मनी के साथ एक साथ काम कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, प्लानिंग के समय तो आप कोऑर्डिनेशन सेट कर सकते हो कि प्लानिंग के समय आप बहुत कुछ बोल सकते हो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है जब उसके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो वो फिर परचेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगा, परचेज डिपार्टमेंट फिर मार्केट से कोटेशन लेके परचेज करेगी, फिर सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसके पास क्या फिनिश्ड गुड्स है, अगर वो कम हो जा रही है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट के फंक्शंस जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही तीनों डिपार्टमेंट अच्छे से चल सकते हैं। तो ये सब चीज़ आप प्लानिंग के दौरान तो प्लान कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल जब सिनेरियो, जब काम होता है तब भी ये चीज़ कंट्रोलिंग के द्वारा देखना ज़रूरी है कि जैसा हमने कोऑर्डिनेशन प्लान किया था तीनों डिपार्टमेंट में वैसा कोऑर्डिनेशन एक्चुअली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कंट्रोलिंग के द्वारा ही आप इस कोऑर्डिनेशन को एक्चुअली मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बात। और इसके बाद छठा पॉइंट जो है, इसके बाद और पॉइंट नहीं है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में। तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स ही हैं, देखो यहाँ पर 7 लिखे हुए हैं, यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है देख लेते हैं एक बार। तो एक्चुअली यहाँ पर इस इमेज में ये पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि बुक में है नहीं, तो 6 पॉइंट से दिए हुए हैं, तो इसको आप काट दो। 6 पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के, इसी को आप देखो और पढ़ो, ठीक है। 6 पॉइंट्स एनफ है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं उसको पढ़ के। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।